एसएससी CHSL टीयर फर्स्ट के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको पिछले 20 वर्षों में पूछे गए एसएससी CHSL टीयर फर्स्ट के प्रश्नों को बताऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक दोस्तों, हमने समय के अकॉर्डिंग अपने सभी पॉइंट्स को सेट वाइज बांटा हुआ है। तो यहाँ पर पहला सेट जो है वो है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो चलिए हम उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट दिए रखा है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी था। तो दोस्तों, जो गौतम बुद्ध जी थे उनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। दोस्तों, इसके बारे में कुछ और भी तथ्य हैं जो आपको मैं बता देता हूँ कि कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। यह स्थान नेपाल में है। तो दोस्तों, यहाँ पर उनके जन्म स्थान से रिलेटेड दो चीज़ें आपको और निकल के आती हैं कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये जो लुम्बिनी नामक स्थान है ये नेपाल देश में है। ओके, तो चलिए अब दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट दे रखा है कि महावीर की माता का नाम त्रिशला था। हमारे महावीर जी जो थे उनकी माँ का नाम त्रिशला था, और उनके बारे में ये तथ्य भी है कि त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी, और महाजनपद काल में लिच्छवियों की राजधानी वैशाली में थी। ओके, जो राजा चेतक की बहन थी, और महाजनपद काल में लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी। ओके, क्लियर। तो चलिए अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में दे रखा है कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी जी थे। ओके, तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसको सर्वप्रथम इन्हीं ने खोजा था। और इसके बारे में एक और भी तथ्य है कि 1921 ईस्वी में इन्होंने सिंधु सभ्यता की भी खोज की थी। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में रखा है कि पल्लवों के एकाश्मी रथ महाबलीपुरम में स्थित हैं। तो जो पल्लव थे उनके एकाश्मी रथ महाबलीपुरम में स्थित हैं। ओके, और इसके बारे में कुछ और भी तथ्य हैं जो हम आपको बताते हैं। जो एकाश्मरथ मंदिर है उसकी स्थापना नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ओके, क्लियर। चलिए अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है कि अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक जातक है। ओके, तो जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें जो चित्रकला की कृतियां हैं और वो उनके बारे में जो कहानियां हैं वो जातक हैं। ओके, तो यहाँ पर दे रखा है कि जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं मिलती हैं, और ये पाली भाषा में है। ओके, और अजंता की गुफा संख्या 17 जातकों से संबंधित है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पंतन नगर बंदरगाह वो लोथल था। जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था वो लोथल था। और इसके बारे में ये भी एक तथ्य है कि हड़प्पा सभ्यता का यह नगर गुजरात राज्य के अहमदाबाद ज़िले की भोगवा नदी के किनारे स्थित था, और इसके पूर्वी भाग में और सारे भी बंदरगाह स्थित थे। ओके, क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है कि महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। तो हमारे जो महाकवि कालिदास जी थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि हुआ करते थे। ओके, और इनके बारे में कुछ और भी हैं तथ्य, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। तो कालिदास संस्कृत भाषा के एक महान नाटककार थे, और अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी एक बहुत ही, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत 78 ईस्वी पर आधारित है। और इसके बारे में फैक्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह चैत्र होता है। तो आप ये सब जानते हैं कि जो हिंदू पंचांग होता है तो उसका जो पहला महीना होता है वो चैत्र होता है। ठीक, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ इसे भारत में 1957 में अपनाया गया था, जो ग्रेगोरियन। ठीक,
चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें दे रखा है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा था। तो दोस्तों सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय था वो नालंदा था। ओके, और इसके बारे में तथ्य है कि गुप्त शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जो कुमार गुप्त थे उन्होंने इस विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था और यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ओके, क्लियर। इसके बाद आता है दोस्तों मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। जो हुमायूंनामा है उसकी रचनाकार गुलबदन बेगम हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल उत्तरदायी था। ओके, तो भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल उत्तरदायी थे। ओके, इससे संबंधित कुछ और तथ्य भी हैं कि अकबर ने 1580 ईस्वी में भू राजस्व की नई व्यवस्था दहसाला बंदोबस्त को लागू किया था, जिसे दीवान टोडरमल ने तैयार किया था। ओके, तो जो अकबर थे उन्होंने 1580 ईस्वी में भू राजस्व की नई व्यवस्था दहसाला बंदोबस्त को लागू किया था। ओके, और इसको भी दीवान टोडरमल ने तैयार किया था। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है दोस्तों कि अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम इबादत खाना था। ठीक, क्लियर। जो अकबर द्वारा बनवाया गया उपासना भवन था उसका नाम इबादत खाना था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। जो कृष्णदेव राय जी थे वो बाबर के समकालीन थे। और इसके बारे में कुछ और तथ्य भी हैं कि बाबरनामा में बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे बड़ा शक्तिशाली शासक बताया है। ठीक, बाबरनामा में बाबर ने कृष्णदेव को सबसे बड़ा शक्तिशाली शासक बताया है। उसके बाद दोस्तों उत्तर भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। ओके, अब हम बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित पॉइंट्स के बारे में। फ्रेंच की ईस्ट कंपनी का गठन 1664 ईस्वी में हुआ था। ओके, और इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट्स हैं कि लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट्स के प्रयासों से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ओके, क्लियर। लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट्स के प्रयासों से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई थी। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो इसमें दे रखा है कि बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूँगा। तो ये आप सभी जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जी ने ये घोषित किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूँगा। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों तो इसमें दे रखा है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम मिंटो मार्ले सुधार है। ओके, अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारत में संघीय शासन प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी। और इसके बारे में फैक्ट है कि 1935 के अधिनियम में 14 भाग 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थी। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को इसने भी जोड़ दिया गया था। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना भी इसमें ऐड कर दी गई थी बाद में। दोस्तों इसके बाद आता है भूगोल। तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है कि सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक, और इसके बेसिन यानी मिडल पॉइंट की औसत गहराई 7300 मीटर है। ठीक, और उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ और भी तथ्य हैं कि प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। यह सभी महासागरों में से सबसे बड़ा महासागर है, यानी सबसे गहरा भी है। ओके, बड़े के साथ साथ ये डीप भी है सभी से। अब उसके बाद हम दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो इसमें दे रखा है कि सागर में बहते हिमखंड यानी आइसबर्ग के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में एक भाग जल तल के ऊपर होगा। यानी
सागर में बह रहे आइसबर्ग का वेट अगर 10 kg है तो वो 9 kg पानी में रहता है और 1 kg ऊपर ही जो हमें दिखता है वो केवल एक भाग होता है 10 भागों में। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट दे रखा है कि 180 डिग्री देशांतर पूर्व से पश्चिम को पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है। ठीक, क्योंकि इसके बारे में फैक्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर पश्चिम दिशा में यात्रा करने पर एक दिन जुड़ जाता है। ओके।